हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए, आज हम क्लास टेस्ट पहला दिन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें जो पिछला कक्षा हुआ रहेगा, जैसे अभी आपका सबसे पहले संविधान की कक्षा होती है सुबह 9 बजे, 12 बजे आज से आप सभी का क्लास टेस्ट प्रारंभ है। आप आज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पंचायती राज व्यवस्था की कक्षा 2 बजे रखा जाए कि 3 बजे रखा जाए, ठीक है। प्रश्न हम इसी टाइम पर प्रतिदिन सॉल्व करेंगे, जो पिछला कक्षा हुआ रहेगा उसका, और रात को आपका भारत का भूगोल की कक्षा हो रही है। तो आप पंचायती राज व्यवस्था के लिए समय बता दीजिएगा और टेस्ट में पिछला कक्षा ही शामिल रहेगा। तो चलिए आज बात करते हैं सबसे पहले संविधान जो कल हुआ था लोकसभा के बारे में, और आज आप अध्ययन किए हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के प्रश्न कल आपको देखने को मिलेगा। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न रिपीट कर रहा हूं, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सदन है जिसको जनता सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से चुनती है? राज्यसभा, लोकसभा या दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए, आप सभी को प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम अध्ययन किए थे और आप सभी इससे अवगत भी हैं कि जो लोकसभा के सदस्य हैं इनका चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है, इसीलिए इसे जनता का सदन और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। आप आज राज्यसभा में अध्ययन किए हैं कि शक्तिहीन सदन राज्यसभा को कहा जाता है, तो शक्तिशाली सदन हुआ आपका लोकसभा। उच्च सदन और निम्न सदन, ये शब्दावली का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है, आप इसे याद रखिएगा। कभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि निम्न सदन, आप सभी जानते हैं कूट मिलान ही प्रश्न आते हैं संविधान में, तो निम्न सदन और उच्च सदन का उल्लेख कहीं भी भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए राज्यों की विधानसभा का, बी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का, सी भारतीय जनता का, डी राजनैतिक दलों का। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी इसका आंसर बताइए, आप सभी को पढ़ाया भी गया है। सभी बताइए, लाइव चैट में आंसर दीजिए। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए राज्यों की विधानसभा का, बी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का, सी भारतीय जनता का, या डी राजनीतिक दलों का। तो याद रखिएगा, इसीलिए इसे जनता का सदन और लोकप्रिय सदन कहा जाता है। तो प्रतिनिधित्व भारतीय जनता का जो लोकसभा है वह करता है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आपको प्रश्न किसी भी तरह से दिया जाए, आपसे बनना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 81, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 331, सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, जबकि डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आप सभी, लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान कौन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
ए ऑप्शन है अनुच्छेद 81, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 331, सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अनुच्छेद 81 इसमें लोकसभा का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 331 इसमें दो एंग्लो इंडियन इसका मनोनयन का प्रावधान किया गया है। तो लोकसभा का जो गठन है निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्यों के साथ होता है, इसलिए आपका आंसर सी ऑप्शन होगा उपयुक्त दोनों। ठीक है, क्योंकि आपसे लोकसभा के गठन के बारे में पूछा गया है, न कि लोकसभा का प्रावधान पूछा गया है। तो गठन में आपको दोनों आएगा और केवल प्रावधान पूछा जाता तो अनुच्छेद 81 आपका आंसर होता। चौथा प्रश्न है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? मूल संविधान इसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ए ऑप्शन है 500, बी ऑप्शन है 510, सी ऑप्शन है 520 और डी ऑप्शन है 525। बताइए मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? उसमें आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। कल लोकसभा में आप सभी को जो बताया था वह 44वां संविधान संशोधन 2001 के अनुसार है। 84 संविधान संशोधन 2001 के तहत अधिकतम सदस्य 2026 तक के लिए 552 हो सकती है, जबकि लोकसभा में मूल संविधान में सीटों की संख्या निर्धारित की गई थी 500। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा। कल की कक्षा में मैं आपको बताया था कि मूल संविधान में 552 अधिकतम सदस्यों की संख्या बताया था, लेकिन वह अधिकतम सदस्य आपके 2026 तक ही रहेगा। 2026 के बाद सीटों का पुनः लोकसभा सीट आवंटन किया जाएगा। पांचवा प्रश्न है 31वां संविधान संशोधन, इनके द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? इसको तो हम अध्ययन नहीं किए हैं, तो आप इस तरह से प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आप निश्चित रूप से नए प्रश्नों से अवगत होंगे। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ए ऑप्शन है 530, बी ऑप्शन है 540, सी ऑप्शन है 542 और डी ऑप्शन है 545। तो आप सभी बताइए 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, ठीक है, याद रखिएगा 1974 के तहत लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर होना चाहिए था 547, लेकिन विकल्प में 547 नहीं दिया गया है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार कितना आंसर हो जाएगा जी? तो आंसर हो जाएगा 545। ठीक है, लेकिन 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत 547 निर्वाचित संख्या की बात की गई है, जबकि यहाँ आंसर होगा 545 लिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में देखिए 31वां संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो एक तरह से आप 545 सदस्य, जिसमें 543 जो सदस्य निर्वाचित होते हैं और 2 मनोनीत सदस्य हैं, इसमें एंग्लो इंडियन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी में आपका 84 संविधान संशोधन हुआ है, जिसमें ए ऑप्शन दिया है 543, बी ऑप्शन है 545, सी ऑप्शन है 547 और डी ऑप्शन है 552। तो आप सभी बताइए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? प्रश्न रिपीट कर रहा हूं, लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है? ए ऑप्शन है 543, बी ऑप्शन है 545, सी ऑप्शन है 547 और डी ऑप्शन है 552। तो अधिकतम सदस्य 2026 तक के लिए 552 हो सकती है,
वर्ष को भी याद रखिएगा, इसीलिए बार बार उल्लेखित कर रहा हूँ 2026, क्योंकि आगे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा और यह पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए 552 अधिकतम सदस्य हो सकता है, जिसमें वर्तमान में 545 लोकसभा सदस्य हैं, जिसमें से 543 निर्वाचित हैं और 2 मनोनीत हैं। ठीक है, तो आप सभी अभी लाइव चैट में बताइए कि लोकसभा का प्रावधान कौन से देश के संविधान से प्रभावित है। क्वेश्चन पुनः रिपीट कर रहा हूं, लोकसभा का प्रावधान कौन से देश के संविधान से प्रभावित है। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, कौन से जनगणना के आधार पर आधारित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है 1951 की जनगणना, बी ऑप्शन है 1961 की जनगणना, सी ऑप्शन है 1971 की जनगणना और डी ऑप्शन है 1991 की जनगणना पर आधारित है। तो बताइए आप सभी, आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह बताया गया है कि लोकसभा में और राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया गया है वह जनसंख्या के आधार पर किया गया है, न कि क्षेत्रफल के आधार पर। तो आप सभी का प्रश्न क्या है कि कौन से जनगणना के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है 1951 की जनगणना, बी है 1961 की जनगणना, सी है 1971 की जनगणना और डी ऑप्शन है 1991 की जनगणना पर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर 1971 के जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया है। आपसे सन पूछा जा रहा है, जिसमें विकल्प है ए 1970, बी 1972, सी 1976 और डी ऑप्शन है 1977। बताइए, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन को किया गया है। ए 1970, बी 1972, सी 1976 और डी है 1977। देखिए 1971 के जनगणना पर सीटों का आवंटन किया गया है। तो 1971 में आपका जनगणना हुआ है, तो इसमें सीमा निर्धारण 1972 में हुआ है कि कौन से राज्यों को कितना सीट आवंटित किया जाए। ठीक है, जनगणना आपका 1971 है, जबकि सीमा निर्धारण ऑप्शन बी 1972 है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा इसमें राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि आगे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। यह हमारे CGPSC में भी पूछा गया था कि वर्तमान में जो लोकसभा और राज्यसभा सीट का निर्धारण है 1971 की जनगणना पर आधारित है। तो आप सभी बताइए कि यह किस वर्ष तक यथावत रहेगा। ए ऑप्शन है 2031, बी ऑप्शन है 2026, सी ऑप्शन है 2021 और डी ऑप्शन है 2011। तो 2011 तो हो ही नहीं सकता, 2011 हो चुका है और आपके सामने 3 विकल्प बचते हैं, 2031, 2026 और 2021। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 2026 तक लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। यह आपके
44वां 84, ठीक है, संविधान संशोधन के अंतर्गत 2026 तक यथावत रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। ए एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, बी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, बी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो यह होता है एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, यह हुआ आपका 17वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? ए ऑप्शन है 5 लाख, बी 7.5 लाख, सी 10 लाख और डी ऑप्शन है 15 लाख। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? बताइए आप सभी आंसर। तो याद रखिएगा, जो 10 लाख आप अभी आंसर बता रहे हैं, यह कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो सदस्य थे उसका जो एक सदस्य है उनका क्षेत्र 10 लाख था, जबकि लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कम से कम 7.5 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। जो सी ऑप्शन 10 लाख लिए हैं, आप याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन जिसके तहत सदस्यों का गठन हुआ था, गठित हुए थे, निर्वाचित हुए थे, उनकी संख्या 10 लाख थी। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? पहले आप सभी बताइए कि एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? पहले यह बताइए संख्या में। प्रश्न सुन लीजिए पहले, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? सभी आंसर बताइए। तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित हैं। ठीक है, अगला बताइए, अनुसूचित जाति एससी के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो एससी के लिए याद रखिएगा 84, ठीक है, 84 सीट आरक्षित हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? ए ऑप्शन है 131, बी ऑप्शन है 152, सी है 176 और डी ऑप्शन है 194। तो आप एससी और एसटी का जोड़ लीजिए, टोटल जितना आपका आ रहा है वह स्थान निर्वाचन क्षेत्र के लिए सुरक्षित की गई है। तो कितना आ रहा है जी? 47 और 84 को जोड़ने के बाद सभी आंसर बताइए। ऑप्शन ए, ठीक है, 131 आप एसटी और एससी के सीटों का जो आरक्षित स्थान है उसको आप जोड़ेंगे तो 131 आएगा। याद रखेंगे, इसका जो भारतीय संविधान है इसका अनुच्छेद 331 में प्रावधान किया गया है एसटी एससी के आरक्षण का, वहीं 331 में एंग्लो इंडियन का प्रावधान किया गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ?
प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? ए ऑप्शन है 1947, बी 1948, सी 1952 और डी है 1956। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? ए 1947, बी 1948, सी 1952 या डी 1956। तो आपका प्रथम आम चुनाव कब हुआ है पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा प्रथम आम चुनाव हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952। तो आपको तारीख याद नहीं रखना है, आपको सन याद रखना है कि 1951-52 के दौरान प्रथम आम चुनाव हुए थे। तो 1951-52 विकल्प में नहीं है, 1952 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो लोकसभा का अगर आपसे प्रथम बैठक या प्रथम सत्र भी पूछा जाए तब भी आप 1952 ही आंसर लेंगे, और पर्टिकुलर किसी तारीख के साथ पूछा जाए तो 13 मई 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ठीक है, प्रश्न क्या है? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी मंत्रिपरिषद। क्या हो जाएगा आंसर जी? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, सत्र जो आहूत करते हैं, विघटन कार्य आपके भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जबकि जो लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में स्थगन का कार्य कौन करता है? आप सभी आंसर बताइए। लोकसभा में जो संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है उसको स्थगन करने का काम कौन करता है? भले ही लोकसभा को विघटित राष्ट्रपति करता हो, कब करते हैं? तो जब किसी लोकसभा सदस्य जो सरकार गठित हुई है उनका कार्यकाल पूर्ण हो गया है, जैसे 5 साल, तो उसको विघटित कर दिया जाता है। ठीक है, तो स्थगन जो होता है संयुक्त अधिवेशन, तो स्थगन का कार्य लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आप सभी कि 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 वर्ष से पहले यदि प्रधानमंत्री की संस्तुति होती है तो राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। तो आप सभी बताइए, जो मंत्रिपरिषद गठित हुई है वह स्थगित होगा या नहीं होगा? यदि किसी लोकसभा सदस्य जो है मंत्री गठित हुए हैं, सरकार गठित हुआ है, यदि उसको विघटित किया जा रहा है तो क्या मंत्री बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे? तो लोकसभा जैसे ही विघटित होता है मंत्रिपरिषद भी विघटित हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है? ए संसद द्वारा पारित अधिनियम से, बी उच्चतम न्यायालय के आदेश से, सी भारत के राष्ट्रपति के आदेश से, डी भारत के प्रधानमंत्री के आदेश से। बताइए, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है
कब बढ़ाई जा सकती है? संसद द्वारा पारित अधिनियम से, बी उच्चतम न्यायालय के आदेश से, सी भारत के राष्ट्रपति के आदेश से, या डी भारत के प्रधानमंत्री के आदेश से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, संसद द्वारा पारित अधिनियम से जो सामान्य आपके कार्यकाल हैं 5 वर्ष का, यदि आप इस कार्यकाल में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो अधिकतम आप एक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। कब की स्थिति में? जब आपातकाल लगा हो तब की स्थिति में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और आपसे एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कौन से लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। जो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्षों का था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में है? ए नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, बी संविधान संशोधन करने के विषय में, सी सरकार हटाने के विषय में, डी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। यहाँ पर उनके अधिकार शक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बताइए, राज्यसभा और लोकसभा की सामान्य शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? ए नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, बी संविधान संशोधन करने के विषय में, सी सरकार को हटाने के विषय में, या डी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन के विषय में। ठीक है, अभी इसको पढ़ेंगे संसदीय प्रक्रिया के बारे में, कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से प्रस्तुत पारित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये उनके समान शक्तियों से संबंधित प्रश्न हुए। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, लोकसभा का नेता कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, या डी इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। जिसका लोकसभा सीट सर्वाधिक होता है उसमें से अपने किसी एक प्रमुख को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका संविधान से संबंधित प्रश्न। आइए दूसरा क्लास की ओर प्रवेश करते हैं, जिसमें है आपका पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो इसी तरह से आपके ये क्लास टेस्ट है, मैराथन टेस्ट आपका संडे को आयोजित किया जाएगा, जिसमें पुराने जो अभी तक छूट गए हैं उसका अध्ययन और क्वेश्चन सॉल्व इसी तरह डिस्कस करते हुए करेंगे। ठीक है, चलिए पंचायती राज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना के निर्देश दिया गया है? तो इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी पढ़ाया था और उल्लेख किया था कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्यों को ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्देश दिया गया है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 53, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 19, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 51 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 40। बताइए आंसर कि राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 40 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में
कौन से भाग में अंतर छेपित करता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है 9वां संविधान संशोधन, डी ऑप्शन है 10वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है 11वां भाग है, और 12वां है, डी ऑप्शन है 12वां भाग है, संविधान संशोधन नहीं है। तो भारत के संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, भारत के संविधान में कौन से भाग में है जी? 9वां में है कि 10वां में, 11वां कि 12वां? बताइए, आपके सामने 4 विकल्प हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 9वां। ठीक है, आज आप सभी का संविधान संशोधन अधिनियम का क्लास हो सकता है। ठीक है, आप समय बताइएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत की स्थापना के निर्देश दिए गए हैं? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, अनुच्छेद 40 में। अगला प्रश्न है, ठीक है जी, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अनुच्छेद से एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, और कल सभी आपका कक्षा आयोजित किया गया था। एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है, दूसरे तरफ प्रावधान दिया गया है। तो आप सभी प्रावधान बताइएगा, मैं अनुच्छेद उल्लेखित कर रहा हूँ। ठीक है, 243 का किस बात का उल्लेख किया गया है जी? अनुच्छेद 243 का में किस बात का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 243 का इसमें ग्राम सभा की बात की गई है। 243 खा अर्थात 243 बी, इसमें किस बात का प्रावधान किया गया है? तो पंचायतों का बनना अर्थात पंचायतों की गठन की बात अनुच्छेद 243 बी अर्थात ख में किया गया है। सी है, मतलब तीसरा है 243 ग, इसमें क्या प्रावधान किया गया है जी? दो सौ तैंतालीस ग, इसमें पंचायतों की संरचना की बात की गई है। इसके बारे में अध्ययन हम आने वाले दिनों में करेंगे। अगला है अनुच्छेद 243 घ अर्थात डी, जिसमें सीटों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो अभी तक आप लोग पंचायती राज व्यवस्था का पहला कक्षा, जिसमें तुलनात्मक रूप से पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय निकाय व्यवस्था को कुछ कोड के तहत याद कराया गया है। नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप सभी से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका आंसर बताइएगा। ठीक है, जो वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित किस अनुच्छेद में उसका उल्लेख किया गया है? सभी बताइएगा, आंसर क्या होगा? पंचायती राज व्यवस्था संबंधित राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 आई में किया गया है। ठीक है, नगरीय निकाय के जो वार्ड समिति है, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? बताइए सभी, वार्ड समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आप सभी को बताया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, वार्ड समिति का प्रावधान कहाँ पर किया गया है।
चलिए भारत के भूगोल को प्रारंभ करते हैं। जो अनुच्छेद है उसको याद रखिएगा जी, ठीक है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के भूगोल का सामान्य परिचय से संबंधित है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी ऑप्शन है झारखंड। बताइए कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बताइए जी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सभी आंसर बताइए इसका। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको राज्य भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बताएं आप सभी। अगला वही प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप सभी बताएं पश्चिम से पूर्व की ओर उन राज्यों का नाम उल्लेखित कीजिए। क्वेश्चन सुन लीजिए, पश्चिम से पूर्व की ओर उन राज्यों के नाम आप सभी अभी लाइव चैट में बताइए। आप सभी को बताया गया है, तो बताएं। चलिए बताते जाइए, मैं नाम उल्लेखित करते जा रहा हूं, ठीक। आप याद करते जाइएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। पहला राज्य गुजरात, दूसरा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। इस तरह से भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो आप बताएं कि कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग, कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसी में से आपका अगला प्रश्न है कि न्यूनतम भाग किस राज्य से होकर गुजरती है? तो न्यूनतम भाग राजस्थान से होकर गुजरती है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी पश्चिम बंगाल। तो अभी आप देखे हैं कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें आपका उड़ीसा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न वही है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है उसका नाम याद रखना पड़ेगा। आइए स्थलीय सीमा आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ए ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, बी 7516.5 किलोमीटर, सी 1200 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 15200 किलोमीटर। आपको बताना है स्थलीय जो सीमा है उसका क्षेत्रफल कितना है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जो भारत की तटीय सीमा है, भारत की तटीय सीमा रेखा अर्थात जिसमें आपका तट की रेखा और स्थलीय सीमा दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो भारत का टोटल सीमा रेखा 22,716.5 किलोमीटर है।
जिसमें स्थलीय सीमा 15,200 डी ऑप्शन होगा, जबकि समुद्री सीमा की बात करेंगे तो उसका है 7,516.5 किलोमीटर। तो अगला प्रश्न का आंसर वही होगा। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो देखिए कुल जो तटीय सीमा रेखा है 7,516.5, इसमें से मुख्य भूमि की तटीय लंबाई आपका 6100 किलोमीटर है। अगर यहीं आप समुद्री सीमा को भी अगर जोड़ देते हैं तो कुल तटीय सीमा रेखा हो जाता है 7,516.5 किलोमीटर। इसमें आप सभी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार सुन लीजिए। भारत की सीमा रेखा 22,716.5 किलोमीटर है, जिसमें आपका स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और कुल तटीय सीमा 7,516.5 किलोमीटर है। यदि आपसे पूछा जाए मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, तो मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर। राज्यों का तटवर्तीय आपसे सीमा की बात किया जा रहा है तो गुजरात हमारा राज्य से लेकर पश्चिम बंगाल, ये जो समुद्री तट हैं ये सभी राज्य आते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत का दक्षिणतम तक बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है? ए तमिलनाडु, बी छोटा निकोबार द्वीप समूह, सी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, डी कार निकोबार द्वीप समूह। कल आपसे द्वीप समूह के प्रश्न अर्थात कक्षा आयोजित किया गया था। तो बताइए, आपसे पूछा जा रहा है भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कौन से द्वीप समूह में स्थित है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है छोटा निकोबार और सी ऑप्शन है बड़ा निकोबार और डी ऑप्शन है कार निकोबार द्वीप समूह। तो क्या हो जाएगा जी आंसर? याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में आपका इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है, कल की कक्षा में भी आप नोट कर लीजिएगा, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। आपसे प्रश्न मेरा यह है कि भारत के उत्तरीय पॉइंट कौन सा है? उत्तरी बिंदु की बात करें तो कौन सा स्थान है, सभी बताइए, जिसके बारे में आपको बताया भी गया है, पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी दक्षिण का अंतिम छोर के बारे में। तो उत्तरी क्षेत्र का है इंद्राकौल, पूर्वी क्षेत्र का है किबितु, पश्चिमी क्षेत्र का है गौर माता, दक्षिणी बिंदु आपसे पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट, और यदि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग पूछा जाए, प्रश्न सुनिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग पूछा जाए तो कौन सा स्थान होगा? सभी बताएं कौन सा स्थान होगा? तो स्थान होगा कन्याकुमारी। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक कैप कैमोरिन है, ये आप याद रखिएगा, कन्याकुमारी कैप कैमोरिन। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? आपके पास कैप कैमोरिन भी विकल्प में है, पॉइंट कैलीमेयर है, इंदिरा पॉइंट है और पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पर सिर्फ प्रश्न पूछा गया है दक्षिण, तो दक्षिण में हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जबकि मुख्य भूमि आपसे पूछा गया तो इसका आंसर हुआ कैप कैमोरिन। ठीक है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग अभी देखे हैं इंदिरा कॉल है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरीय भाग, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरीय भाग, तो उत्तरी भाग पुनः इंदिरा कॉल ही होगा।
भारत का दक्षिणतम स्थान पॉइंट निकोबार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसके अंतर्गत ग्रेट निकोबार स्थित है। निम्नलिखित में से किस शहर का देशांश सबसे अधिक है? तो ये आपका रायपुर आंसर लिया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका कल की कक्षा में जो कक्षा हुई थी संविधान, पंचायती राज व्यवस्था और भारत का भूगोल, इसके प्रश्न आज सॉल्व किए हैं। इसी तरह से आज जो 3 कक्षा होगा जिसमें संविधान हो चुका है, आप पंचायती राज व्यवस्था के लिए समय निर्धारित कीजिए 2 बजे या 3 बजे, और रात को 8 बजे भारत का भूगोल की कक्षा होगी। इसका प्रश्न आपको पुनः कल दिया जाएगा, तो आप पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए। आज जो कक्षा होगी उसका कल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है, आपकी तैयारी भी मजबूत हो जाएगी। एक तरफ आपकी क्लासेस चलेंगी, दूसरी तरफ आपके क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो आप में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और आप तैयारी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर पंचायती राज व्यवस्था की कक्षा में। आप समय निर्धारित करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और यदि आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।